नमस्कार। हज सब्सिडी और सच में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। आज हम बात करेंगे हमारे देश में मुसलमानों को सरकार की तरफ से मिलने वाली हज सब्सिडी पर। हज सब्सिडी भारत की आज़ादी से पहले मुसलमानों को दी जाती रही है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के दौर में 1959 में हज एक्ट के अंतर्गत ये सब्सिडी जारी रखी गई। कई लोगों की मांग रही है कि इस सब्सिडी को खत्म कर देनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की आलोचना की है और इसे खत्म करने को कहा। कोर्ट ने इसे 10 साल की समय सीमा में धीरे धीरे खत्म करने का आदेश दिया था। जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की खंडपीठ ने कुरान शरीफ का जिक्र भी किया था, जिसमें लिखा है कि जो खर्च उठा सके उन्हीं को हज यात्रा पर जाना चाहिए। हज सब्सिडी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे इसी संदर्भ में देखना चाहिए। आमतौर पर इसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के संदर्भ में पेश करके सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है, लेकिन असली मुद्दा है कि यह ऐसी सब्सिडी है जो दरअसल एक नौकरशाही तंत्र के अलावा किसी और का भी भला नहीं करती। यही वजह है कि इसे खत्म करने के अदालत के फैसले का सबसे ज्यादा स्वागत मुस्लिम समुदाय ने ही किया है। हर वर्ष भारत से हजारों मुसलमान सऊदी अरब हज के लिए जाते हैं। हाजियों की यात्रा के खर्च का कुछ हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में मुहैया कराती है, लेकिन क्या वाकई में ऐसे हज सब्सिडी से हाजियों को फायदा पहुंचता है या ये सिर्फ एक दिखावा है, या कहें हज यात्रा पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार को, हज कमेटी ऑफ इंडिया को या इंडियन एयरलाइंस को जाता है। पिछले वर्ष करीब 1.5 लाख लोग हज यात्रा पर गए थे और इनमें से 1.25 लाख लोगों ने सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाया था, जिसमें सरकार पर करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च पड़ा था। वहीं इस्लाम के उसूलों के खिलाफ महज वोट बैंक के लिए सरकार मुस्लिमों को हज यात्रा पर सब्सिडी देती रही है। दुनिया के किसी भी देश में हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं दी जाती है। कोई मुस्लिम देश, यहां तक के सऊदी अरब जहां से इस्लाम मजहब की शुरुआत हुई है, जैसे मुस्लिम देशों में भी सब्सिडी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में ये जारी रहा। इसकी वजह सियासी बताई जाती है। यहाँ के कुछ मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज महज वोट बैंक के प्रवाह में दब जाती या दबा दी जाती। एक आम मुसलमान ये नहीं जानता कि हज पर सब्सिडी लेना सही नहीं है। कुछ साल पहले सऊदी अरब सरकार ने भारत से गुजारिश किया था कि वह हज पर किसी प्रकार की छूट देना बंद कर दे, क्योंकि यह शायद इस्लाम मजहब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामिक कानून के मुताबिक हज अपने पैसे से करने की बात कही गई है। हज किसी भी मुसलमान का निजी मामला होता है। हज के लिए किसी से कोई रियायत या सब्सिडी लेना इस्लाम के शायद खिलाफ है। वहीं 600 करोड़ का हज अनुदान उन गरीब तक तो पहुंचता ही नहीं जो उसके असल में हकदार हैं। मुसलमानों को अगर सब्सिडी देनी है तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं देनी चाहिए। बहुत से मुस्लिम बच्चे अच्छी शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उनके परिवार के जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं होती। हजारों बच्चे इसके कारण डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS आदि बनने से महरूम रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे हज सब्सिडी के सच पर। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। वर्ष 2015 में 1,36,020 खुशकिस्मत लोग हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें से 36,000 हज यात्री निजी टूर से और शेष हज कमेटी के अंतर्गत अपना सफर पूरा करेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के निवास, सफर और अन्य व्यवस्था से संबंधित परेशानियों की देखभाल करती है। इस काम में जेद्दा में भारतीय कॉन्सुलेट इसकी सहायता करता है। अतीत में हज कमेटी ऑफ इंडिया पर जिम्मेदारियों में कोताही, विशेष रूप से हर साल सरकार से मिली करोड़ों रुपए की सब्सिडी में हेराफेरी का आरोप लगता रहा है। हमें तो इससे कोई फायदा नजर नहीं आता है। 2012 में हम अपनी अहलिया के साथ हज करने को गए थे। 1,36,000 रुपये मिला था। 20,000 हमको वहाँ पे हमको वापस हुआ था खर्च करने के लिए, और सरकार की तरफ से यहाँ बाईप्लेन ले जाया जाता है, वापस लाया जाता है, और वहाँ पे थोड़ा सा बस का हमको फैसिलिटी मिलता है। बाकी खाने का, पीने का सारा अरेंजमेंट हमको खुद करना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो एक एक सामान हमको खुद यहाँ से अरेंजमेंट करके ढो के लेके जाना रहता है। एक चादर तक भी हमको वहाँ पे नहीं मिलता है। पिछले साल सरकार ने 691 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। इस सब्सिडी का मकसद था हाजियों पर आर्थिक बोझ कम करना।
बावजूद इसके हज यात्रियों से 1,80,000 रुपए वसूल किए गए थे, जबकि इस सब्सिडी के बाद हाजियों से ली जाने वाली राशि बहुत हद तक कम होनी चाहिए, लेकिन कम होने की बजाय हर साल इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। सब्सिडी तो सरकार कहती है कि दे रहे हैं और हर साल 15,000 20,000 रुपया बढ़ाया जाता है। जैसे कि 2012 में 1,36,000 रुपया था और अभी 2,20,000 रुपया और 1,90,000 रुपया कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई ना प्लेन का फेयर बढ़ा है बहुत ज़्यादा और ना ही और कोई खर्च बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने के लिए 10 साल का वक्त दिया था। कोर्ट ने केंद्र की उस नीति को गलत ठहराया जिसके तहत हज यात्रियों के हवाई टिकट का बोझ सरकार उठाती है। ये फैसला हज पर जाने वालों की बजाय सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ हज सब्सिडी के नाम पर पिछले दरवाजे से एयर इंडिया की जेब भरने का काम भी सरकार नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि ज्यादातर मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हज सब्सिडी के नाम पर हज यात्रियों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे देश से हज यात्रा के लिए 1.5 लाख से अधिक लोग हर वर्ष सऊदी अरब की यात्रा पर जाते हैं, जिसमें से 1.25 लाख लोग हज कमेटी से और बाकी अलग अलग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए अपना सफर पूरा करते हैं। हमारे देश की सरकार इस यात्रा पर किराए में सब्सिडी देने की बात करती है, जो एक धोखे से कम नहीं है। हज के लिए जद्दा जाने का जो किराया आम दिनों में 16 से 17,000 रुपए होता है, सरकार वही किराया हज के करीब आते आते कई गुना बढ़ा देती है। पिछले साल ये किराया तकरीबन 52,000 रुपए था। इस साल ये तकरीबन 55,000 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। आम दिनों में पवित्र शहर मक्का में उम्रा के लिए 20 दिनों की यात्रा का खर्च तकरीबन 40 से 50,000 रुपए ही आता है, लेकिन हज के दिनों में यही खर्च बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा हो जाता है। हज यात्रा आमतौर पर 40 दिन तक चलती है और इसमें खर्च 2 से 2.25 लाख रुपए के आसपास होता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हज पर जाने के लिए सिर्फ एयर इंडिया और सऊदी एयरवेज को ही इजाजत है। इसी मोनोपोली का फायदा उठाकर हर साल किराया इतना बढ़ा दिया जाता है जिससे कि मुसलमानों को सब्सिडी के नाम पर ठगा जा सके। सरकार के लोग और इसमें जो बड़े बड़े ओहदे पे है हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी में, सब्सिडी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हाजियों से लिए जाते हैं जो जनरल भाड़ा है 67,000, और अगर कोई दोबारा जा रहा है हज में 5 साल के अंदर तो उससे 1,40,000 रुपये लिए जाते हैं अप एंड डाउन के लिए। ये बिल्कुल ही गलत है। जनरल टिकट आप शेड्यूल फ्लाइट से आप जाएंगे तो आपको अप एंड डाउन 40,000 में टिकट मिल जाती है और उसमें कुछ 20 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे का बंदर बांट है। ये खुली लूट नहीं है तो और क्या है। अगर 1.5-2 लाख लोग एक साथ मिलकर किसी भी एयरलाइन से टिकट लें तो क्या वहां किराए में छूट नहीं मिलेगी? लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त हज कमेटी इस मसले पर चुप है। आखिर क्यों? उन्हें साफ करना चाहिए कि वो हाजियों की नुमाइंदगी करती हैं या सरकार की। इस कदम से सरकार की नीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ मुसलमानों की मदद करने का ढोंग करती है। अगर सरकार वाकई मुसलमानों की मदद करना चाहती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं में करे। जिस छूट पर हज यात्रियों का हक है, सरकार उसी हक को सब्सिडी नामक छूट के तौर पर देती है। कम से कम हज यात्रियों का पैसा ही उन्हें छूट नामक झूठ के नाम से देती तो भी चलता, लेकिन सब्सिडी के नाम से ये तो सरकार की खुली लूट है। आज जरूरत है कि ये आवाज उठाई जाए कि या तो हमारा हक दो, नहीं तो कम से कम इस सब्सिडी नाम के भीख को खत्म करो। वैसे भी हज जैसी पवित्र यात्रा के किराए पर सरकार की झूठी मदद जायज ही नहीं है। हज के लिए जाने वाले जहां 1.5-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति इतना खर्च करते हैं तो क्या वो थोड़ा और पैसे खर्च नहीं कर सकते? ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। और इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना उबैदुल्लाह कासमी साहब, जो कि इकरा मस्जिद के पेश इमाम हैं। हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अहमद साहब, जो आप अंजुमन इस्लामिया के महासचिव हैं। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड स्टेट हज वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के सचिव हैं। और हमारे साथ हमारे साथ फिरोज जिलानी साहब हैं, जो यूथ वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना साहब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस्लाम में हज की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हज इस्लाम के
5 बुनियादी जो अरकान हैं, जो 5 सुतून है, उसमें एक अहम सुतून हज है। जी। हज फ़र्ज़ है मुसलमान पर, ये ईमान लाना सारे मुसलमानों को है, लेकिन अमली तौर पर हज करने का अमल जो है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है। हज इस्लाम का एक रुकन है, इसको मानना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन हज करना सबके लिए ज़रूरी नहीं है। हज उसी पर फ़र्ज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो मक्का तक जाने और आने के जो अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, उसी साहिब हैसियत मुसलमान पर हज फ़र्ज़ है। और इसकी बहुत फजीलतें आई हैं, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत है, साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है, अगर वो इसके बावजूद हज नहीं करता है तो वो यहूदी होके मरे, ईसाई होके मरे या बदमज़हब होकर के मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। मतलब हज करना लाजमी है, हज करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है साहिब निसाब लोगों को, और इसके बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अल्लाह ने अता फरमाए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो पाक और हलाल कमाई से हज करता है, वो हज करने के बाद ऐसे ही हो जाता है जैसे वो आज अपनी माँ के पेट से दुनिया में बाहर आया है। यानी जिस तरीके से नया बच्चा, अभी कोई गुनाह उससे सरजद नहीं हुआ है, बिल्कुल मासूम है, बेगुनाह है, उसी तरीके से हलाल की कमाई से हज करने वाला और हज के फ़राइज़ और हज के वाजिबात और हज की सुन्नतें और हज के आदाब को मलहूज रखते हुए जो हज करेगा, वो हाजी इसका मुस्तहिक होगा। और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जो हाजी हज करने के लिए जाए, वो न जंग करे, न लड़ाई करे, न कोई बेहुदा गुफ्तगू करे, न किसी को गाली दे, यानी कोई ऐसा अमल नहीं करे जिससे हज के दौरान किसी मुसलमान को किसी दूसरे मुसलमान से तकलीफ पहुंचे। जाहिर है कि तकलीफ देना तो आम जिंदगी में भी नाजायज़ और गलत है, लेकिन चूंकि इतने मुबारक सफ़र में वो गया हुआ है और एक अहद करके गया हुआ है, और अल्लाह ने उनको मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने का मौका दिया है, वो अब उस हरम में नमाज पढ़ेगा जिस हरम के पीछे नमाज पढ़ने की वो नियत करता रहा है। जिस हरम में नमाज पढ़ने का सवाब, एक नमाज का सवाब 1 लाख सवाब है, वो मदीने में नमाज पढ़ेगा जिस मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज का सवाब है। और वहाँ हर जगह जहाँ वो जाएगा, चाहे वो मिना हो, मुज़दलिफ़ा हो, अरफात हो, जहाँ भी वो जाएगा, वो सारे हरम के अंदर दाखिल है, मकामात मुक़द्दसा का दर्जा उनको हासिल है। तो हज के दिनों में हाजी जिन जिन मकामात में हज के अरकान करता है, ये उसके लिए बड़ी फजीलत की बात है। और चूंकि हज एक मुशक्क़त तरीन अमल है। नहीं मौलाना साहब, आपने कहा कि नहीं हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है और ज़रूरी में से है, लेकिन जिस साहिब माल नहीं है, साहिब हैसियत नहीं है, वो फिर क्या करे? उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है। इस्लाम के अरकान ऐसे हैं कि हर पर फ़र्ज़, जैसे नमाज सब पर फ़र्ज़ है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सब पर फ़र्ज़ है। लेकिन ज़कात और हज जो है वो मालदारों पर फ़र्ज़ है। जी ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। तो ज़कात और हज जो है वो मालदारों पर फ़र्ज़ है, ये अल्लाह का एहसान है। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि हज करने के लिए तुम इतना कमाओ कि तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाए, नहीं। जैसे आम जिंदगी में मुसलमान कारोबार करता है, इसी तरीके से वो कारोबार करते करते अगर वो मालदार हो गया, मक्का जाने और आने के अखराजात यानी हज के जो अखराजात हैं अगर वो पूरी करने की सलाहियत रखता है तो उस पर हज फ़र्ज़ है। और अगर वो इसके बावजूद नहीं करता है तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो बहुत ही यानी बदनसीब शख्स है, वो क्या होकर के मरेगा, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। यही वजह है कि हज के साथ एक रग़बत, एक शौक़, एक ताल्लुक़ है मुसलमानों का। और जो मुसलमान हज करके आता है उससे एक रिश्ता हो जाता है दूसरे लोगों का, दुआएं लेने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं तो हाजी सबके यहाँ मिलने के लिए जाते हैं, हाजियों से दुआ की गुजारिश की जाती है। क्यों? चूँकि मुसलमानों का ईमान है कि ये हमारा भाई, ये हमारी बहन जो हज के इरादे से उन मकामात पर जा रहे हैं या जा रही हैं, ये हमारे लिए भी दुआ करेंगे और अपने लिए भी दुआ करेंगे। अगर इनकी दुआ लग गई तो जैसे इनकी दुआ अपने हक में अल्लाह कबूल करेंगे तो इनकी दुआ हमारे हक में भी कबूल करेंगे। गोया जो हाजी नहीं जा रहा हज करने के लिए वो उनकी दुआओं में हर जगह शरीक रहता है।
यही वजह है कि हाजियों का हर जगह इस्तकबाल होता है, हाजियों से लोग मिलने जाते हैं, और जब हाजी जब आ जाते हैं तो लोग उनसे मिलने आते हैं, हाजी अपने रिश्तेदारों से, लोगों से मिलने जाते हैं। लेकिन एक ज़रूरी और बुनियादी तालीम यह है कि जिस तरीके से हाजी हज करने के बाद अपने माँ के पेट से आए हुए बच्चे की तरह हो जाता है, तो हदीस में बहुत सारी ताकीदात हैं कि हज आदमी करे तो हलाल और पाक माल से, किसी का हक मार के हज ना करे, भाई का हक मार के हज ना करे, पड़ोसी का हक मार के हज ना करे, या किसी का भी हक मार करके हज ना करे। हराम माल और हराम कमाई से हज किया हुआ अमल, हज किया हुआ हज अल्लाह को मकबूल नहीं है। जिस तरह से नापाक पानी से वजू करने के बाद नमाज नहीं होती, उसी तरीके से हज का वजू जो है वो हलाल कमाई है। जिस तरीके से बगैर वजू के नमाज नहीं है, और वजू के लिए जो पानी है वो साफ और पाक होनी चाहिए, इसी तरीके से हज का वजू जो है वो हलाल और पाक कमाई है। अगर इसमें हराम की कमाई मिल जाए या खालिस हराम है तो उसका हज नामुकम्मल है। वो हज सफ़र तो होगा लेकिन अल्लाह के नज़दीक मकबूल हज नहीं होगा। इसीलिए इसकी इस्लाम में बड़ी ताकीद है, कुरान और हदीस के अंदर इसकी तरशीहात मौजूद हैं, और हमेशा मुसलमानों ने इसका ख्याल रखा है और ख्याल रखना चाहिए। और एक अहम बात ये होनी चाहिए आपके इस चैनल से कि जो लोग हज पर जा रहे हैं, जाहिर है कि वो अल्लाह से मिलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना, अल्लाह के मुक़द्दस घर में नमाज पढ़ने जाए, बैतुल्लाह से उनकी मुलाकात होगी, उनकी ज़ियारत होगी। तो उस बैतुल्लाह की ज़ियारत करने से पहले अपने रूठे हुए भाइयों की भी ज़ियारत कर लें, अपने रूठे हुए पड़ोसियों की भी ज़ियारत कर लें। अगर वो हजर अस्वद को बोसा देते हैं तो पहले उन भाइयों को भी बोसा दें जिन्होंने जो उनसे नाराज़ हैं या जिन्होंने उनको नाराज़ किया हुआ है। यानी समाज और मुआशरे में जो मुसलमान किसी न किसी वजह से उससे नाराज़ है या उन्होंने नाराज़ किया हुआ है, चाहे उसकी जो भी वजह रही हो, हज करने वाला मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो, हजर अस्वद को बोसा लेने का तसव्वुर करे कि हम हज में हजर अस्वद को बोसा लेंगे। यानी बोसा क्या है? मोहब्बत का इजहार है। तो उस मोहब्बत का इजहार हजर अस्वद को बोसा लेने से पहले घर में अपने उन रिश्तेदारों के साथ होना चाहिए, ख़ानदान के उन रूठे हुए रिश्तेदारों के साथ होना चाहिए जिनकी बरसों से मुलाकात नहीं है, बातचीत नहीं है, चाहे वो भाई है, बाप है, चचा है, दोस्त हैं, अहबाब है, रिश्तेदार हैं, ख़ानदान के लोग हैं, बस्ती और इलाके के लोग हैं। यानी किसी को किसी से कोई शिकायत न रही तो देखेंगे कि फिर हाजी सबके नज़दीक मकबूल और पसंदीदा। जैसा कि मौलाना साहब आपने कहा कि पाक कमाई और जो है हलाल कमाई से हज करना चाहिए, तो क्या अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज के नाम पे सब्सिडी दे रही है, तो क्या ये शरीयतन या फिर आप कहें कि कुरान शरीफ में इस तरह का कि नहीं सब्सिडी किसी तरह का कोई रियायत या फिर सरकारी रियायत से आप हज करने जाएं, ये कहाँ तक सही है आपके नज़रिए से? और शरीयत के देखिए, कुरान में तो अल्लाह ने साफ कर दिया, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इसका बोझ, जो इसका खर्च, जिस ज़माने में जो खर्च रहा हो उसको बर्दाश्त करने की जो सलाहियत रखेगा, हज उसी पर फ़र्ज होगा। बिल्कुल। रही सब्सिडी की बात, और अभी रिपोर्ट में जो बातें आई, किसी भी दौर में किसी भी हुकूमत में मुसलमानों ने सब्सिडी का भीख नहीं मांगा है। बिल्कुल। ये शुरू से एक रवायत के तौर पर सब्सिडी देने का ये तरीका चला रहा है, जिसको हर हुकूमत ने बाकी रखा या जारी रखा। मुसलमानों ने कभी इसके लिए खुशामद नहीं की, कभी अपील नहीं किया, कभी दरखास्तें नहीं दी, कभी पूरे हिंदुस्तान के उलमा या सियासतदान या समाजी कार्यकर्ता या इदारों के जिम्मेदारों ने प्रतिनिधि मंडल की शक्ल में मुख्यमंत्री या वज़ीर आज़म से गुजारिश नहीं की कि इसको जारी रखा जाए या इसको बढ़ाया जाए। मतलब ये मुसलमानों की तरफ से कोई आग्रह नहीं किया गया कि आप हमको सब्सिडी दीजिए, बल्कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया गया है। दिया गया। और अगर गवर्नमेंट समझती है कि एहसान है जिसका इजहार वो बार बार करती है, तो मुसलमानों को सब्सिडी के नाम पर यह सरकारी भीख नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुख्तार अहमद साहब के पास जाएंगे, जो कि अंजुमन इस्लामिया के महासचिव हैं, और पहले वो हज कमेटी ऑफ झारखंड से भी जुड़े रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Kaustubh Institute of Self-Domain, Eastern India's first exclusive women's degree engineering college, offers a complete academic environment, having in-campus hostel,
Wi-Fi connectivity, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus life. Visit costagroup.ac.in. KISS, excelling education since 2001. हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार हैं। Hardware and networking is an exciting career choice with good pay. While you are pursuing your education, enroll at IIHT. You'll be placed in a reputed company once you complete the course. 7 lakh students made the same choice. IIHT, the right choice for a career in hardware and networking. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हज सब्सिडी और सच में। हम मुख्तार साहब से जानना चाहेंगे कि आपका नज़रिया क्या है जो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है, क्या वाकई में सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाया जाता है? ऐसा क्या नज़रिया है आपका? जी बिल्कुल, हमने पहले भी कहा है कि ये सब्सिडी के नाम पर हज यात्रियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हज यात्री सीधे साधे होते हैं जी, उनको बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इस बार झारखंड के हज यात्रियों से 1,09,000 रुपए एयर फेयर लिए जा रहे हैं टू एंड फ्रो। इसमें 45 आम दिनों में आप जाएंगे तो मैं बता रहा हूं 45,000 रुपये ये फ्लाइट के नाम पर है और 64,000 रुपये गवर्नमेंट कहती है कि 64,000 रुपये हम सब्सिडी दे रहे हैं जी। ये बिल्कुल गलत है। चार्टर्ड फ्लाइट बुक किए जाते हैं जिसकी कॉस्टिंग है 580 प्रति हाजी डॉलर। एक हाजी का 580 रुपये में ये फिक्स हुआ था इस बार भी। तो इसके अगर 68 रुपये लगाए जाए डॉलर की कीमत तो इसके 39,000 रुपये बनते हैं जी। गवर्नमेंट ले रही है 45,000 रुपये झारखंड से, दूसरे स्टेट में अलग अलग भी लिया जा रहा है। अच्छा, जो दोबारा जा रहे हैं हज करने 5 साल के अंदर या कभी भी दोबारा जाते हैं तो उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं 64,000 रुपये। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि, और एक दूसरी बात यह है कि अहमदाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो रिपीटर हैं जो दोबारा हज में जा रहे हैं उनसे सिर्फ एक्स्ट्रा 22,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये इंडिया में ही इस तरह के अमाउंट क्यों, फर्क इतना क्यों हो गया? और 1,09,000 रुपये जो एयर फेयर हुआ ये तो बहुत ही मैंने बेवकूफ बनाने वाली बात है। 580 डॉलर को आप मल्टीप्लाई कीजिए 68 से तो 39,000 रुपये हुए। तो 45,000 रुपये ये गवर्नमेंट ले रही है 45,000 रुपये, उसको अगर 39,000 से माइनस किया जाए तो 6,000 रुपये बचेंगे। 6,000 में उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1,25,000 जो हज यात्री जा रहे हैं इन कमेटी के जरिए, तो वो करीब करीब 75 करोड़ रुपए होते हैं, ये बच रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब तक लोग अवाम ये हज यात्री बनते रहेंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये कि आम दिनों में ये फ्लाइट, आप जनरल फ्लाइट जो है शेड्यूल फ्लाइट, उसमें अगर आप लेते हैं तो 36 से 40,000 रुपए टिकट मिलती है। लेकिन अब प्राइवेट आप किसी भी टूर से आप नेट में खोल कर देख सकते हैं, उसमें 25 से 30% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। मतलब आम दिनों में जैसे उम्रा में लोग जाते हैं तो टिकट की कीमत होती है 26 से लेकर के 32,000 रुपए में अप एंड डाउन टिकट मिल जाती है। लेकिन ये बेवकूफ बनाने का सिलसिला जारी है और ये सब्सिडी बनाने का सिलसिला इंदिरा गांधी के टाइम में शुरू हुआ था और 2009 में 12,000 रुपए की कीमत लिए जाते थे हज यात्रियों से, 12,000 रुपए अप एंड डाउन टू एंड फ्रो के।
जी। और 2000 के बाद से ये सिलसिला बढ़ता चला गया, 24,000 हुआ, 30,000 रुपये हुआ। आपसे अभी ये जानना चाह रहा था कि क्या जो हाजी हैं वो प्राइवेट टूर ट्रैवल एजेंसी से जा सकते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल जाते ही हैं। बाकी 1,25,000 के अलावा जो जाते हैं आज़मीन हज जाते हैं जी। वो प्राइवेट टूर से जाते हैं। उनको कुछ खर्च एकोमोडेशन में ज्यादा लग जाता है, लेकिन कितना फ्लाइट ज्यादा टिकट तो लगता है? 40-45 हजार रुपए में टिकट मिल जाती है उनको, अप एंड डाउन की टिकट। लेकिन वो प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट एयरलाइंस हो या फिर सरकारी एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, तो अमाउंट तो कुछ ज़्यादा लगता है। लेकिन आप अगर वेरी करेंगे तो एयर फेयर कम लगता है उनसे। अगर टैली कीजिएगा आप कमेटी के जरिए और प्राइवेट टूर वालों के लिए, तो एयर फेयर उनको कम लगता है, सिर्फ उनको एकोमोडेशन में ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। जी ठीक। इसलिए 75 करोड़ रुपए ये जो है, ये कहाँ रुपया जा रहा है? और ये सिलसिला जो चल रहा है इंदिरा गांधी के टाइम से 2009 तक हर साल। हाँ, अब इस साल का मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि 75 करोड़ रुपए ये कहाँ कुछ गए? कम होगा फिर? हाँ, कुछ कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। ये इतनी बड़ी रकम कहाँ जा रहा है और इसके नाम पे जो लूट मचा रखा है लोगों ने, ये कब तक जारी रहेगा? ये सब्सिडी, मेरे तजर्बा के हिसाब से सब्सिडी होनी ही नहीं चाहिए, सब्सिडी का खत्म ही कर देना चाहिए ताकि लोग सरफराज अहमद साहब, आपका क्या नजरिया है इस पूरे सब्सिडी वाले जो मामला है उस पर? और आपने शायद पीएम को लेटर भेजा, सुषमा स्वराज को लेटर भेजा, क्या कुछ उधर से जवाब आया या फिर नहीं आया? देखिए, हमने सबसे पहले सेंट्रल हज कमेटी को हमने एक लेटर भेजा जी कि ये आखिर ये हज सब्सिडी के नाम पे पिछली बार का जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसमें सरकार ने 6 करोड़ 691 करोड़ 691 करोड़ सरकार पिछले साल ने आवंटित किया, और हर हाजियों से पिछली बार 1,46,000 रुपया लिया गया हज के लिए। 1,46,000 और 1,46,000 उनसे लिया गया, और सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पे अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, जब 1,36,000 पिछली बार सरकारी हज कमेटी से गए, सेंट्रल हज कमेटी के द्वारा, इंडिया के द्वारा, तो करीब 50,000। सरकार ने कितना सब्सिडी दिया? 50,000। ठीक है, सरकार ने 50,000 दिया, वो हो जाता है 1,76,000। 1,76,000 हो जाता है। जबकि हम यहाँ सारा कैलकुलेशन देखते हैं, जैसा कि मुख्तार साहब ने भी बताया कि आज भी आम दिनों में जो आपके प्राइवेट एजेंसियां हैं जो उम्रा कराती हैं जी, तो उम्रा जो कराती हैं उनका टूर होता है 15 से 20 दिनों का टूर होता है। वो 40 से 60 हज़ार के बीच में यहाँ से उम्रा के लिए ले जाते हैं। बेहतरीन, जो मतलब दुनिया का बेहतरीन एयरलाइन जिसको कहते हैं, जैसे फ्लाई एमिरेट्स हुए और भी बहुत सारे हैं, उनसे उनको सफ़र में देते हैं, अप एंड डाउन टिकट, वहाँ रहने के लिए एकोमोडेशन, खाने के लिए उनको पूरा लॉजिंग फूडिंग सब जो है अच्छे होटलों में ठहराया जाए, बावजूद उसके कम अमाउंट कम लग रहा है। और देखिए कितना ले रहे हैं। आज हमारे यहाँ देखिए 2015 में प्रत्येक हाजी 2,12,000 के आसपास लिया जा रहा है, जिसमें से अजेलिया में नहीं, ग्रीन कैटेगरी 2,12,000 के आसपास, जिसमें से वो लोग 1,500 रियाल वापस कर रहे हैं। अब ये बताइए कि ये वहाँ ना तो वहाँ खाने के लिए देते हैं, ना यहाँ वहाँ खाने के लिए नहीं, अभी मैं बाइट सुन रहा था कि एक हाजी का, तो वो कह रहे थे कि नहीं, वहाँ पे किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं होता है, जो भी करना वही होता तो बोल रहे, वो बिल्कुल खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं वहाँ। जबकि प्राइवेट एजेंसी, आपको सोचिए कि 60 से 60,000 में ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ही रेट मान लिया, अगर 60,000 में वो ले जा रहे हैं तो भी वहाँ आपको रहने के लिए दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे होटलों में ठहरा रहे हैं, अच्छे से अच्छे एयरलाइन से ले जा रहे हैं, आपको खाने के लिए पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। सिर्फ फर्क पड़ रहा है कि वो 20 दिन का टूर दे रहे हैं और आप 40 से 45 दिन का टूर दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एकोमोडेशन का सरकार का खर्च बढ़ सकता है। लेकिन इस तरह की जो धांधली जो चली आ रही है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जितने भी संगठन या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है कि धीरे धीरे सब्सिडी का 10 सालों में धीरे धीरे खत्म कर, सिर्फ सब्सिडी ही नहीं खत्म करनी चाहिए। मेरी तो राय है कि ये जो सेंट्रल हज कमेटी जो बैठा है वहाँ, और हर स्टेट में अपना एजेंट के रूप में स्टेट में दलाल बैठा है जो लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि लोगों को भेजा जाता है, खादिमुल हुज्जाज के रूप में भेजा जाती है, किनके पैसे से भेजते हैं? ये हमारे पैसे से, हाजियों के पैसे से भेजते हैं। एक भी खादिमुल हुज्जाज अभी तक कोई भी हाजी नहीं कह सकता है कि किसी ने खादिमुल हुज्जाज के रूप में जो यहाँ से गए वो हमारी सेवा किया या हमारे लिए कहीं पर वो मदद किया हो, कहीं पर किसी तरह का कोई मदद नहीं। तो ये लोग अपने लोगों, रुकना चाहूँगा आपसे, मुख्तार साहब, खादिमुल हुज्जाज जो है, आप जब गए होंगे तो क्या उनके तरफ से कोई मदद हुआ था आपको? मैं तो गया था 1999 में, लेकिन कोई उस वक्त कोई मदद नहीं, और ना मैं जानता था उस वक्त कि ये खादिमुल हुज्जाज जाते हैं और कुछ हेल्प करते हैं जी। उसके बाद से मैं लगातार हज कमेटी से जुड़ा रहा, लेकिन ये हज कमेटी वाले जो भेजते हैं खादिमुल हुज्जाज के नाम में, जी, सिर्फ बेवकूफ़ बनाए जाते हैं
और पॉलिटिकल इशू हो जाता है कि ठीक है, अपना मैं आऊँगा आपके पास। उबैदुल्लाह साहब, क्या खादिमुल हुज्जाज जो हैं उनके तरफ से जो फैसिलिटी दिया था, क्या आप भी हज कर चुके हैं? क्या आपको इस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे मिली थी? देखिए, मैंने 2008 में हज किया था जी। और जितने दिन वहाँ रहा, खादिमुल हुज्जाज को देखा तक नहीं, ना मुलाकात हुई, या ये नहीं जाना कि हमारे नंबर में कौन खादिमुल हुज्जाज है। इसीलिए सब्सिडी हटने के साथ साथ खादिमुल हुज्जाज का सिस्टम भी हटना चाहिए। और रही सब्सिडी की बात, जैसा कि हाजी मुख्तार साहब ने जो आंकड़ा दिया, उनका आंकड़ा बहुत तजुर्बा की बुनियाद पर है और बहुत सही है कि सब्सिडी की बुनियाद पर सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी देखिए, आप सब्सिडी देते हैं हर एक तरफ 5,000 रुपये का, इतना सड़ा हुआ वीआईपी बैग दे दिया जी। अभी मैं तो सब्सिडी के नाम पर जी बेवकूफ़ बनाया जाता है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है, मैंने देखा है खुद हज में, अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया और वहाँ से इंडियन सफारत खाना में जो एक चैनल है, अगर सिर्फ कमीशन खोरी हट जाए, जो कमीशन खोरी है बिल्डिंग लेने से लेकर के सहूलियात से लेकर के, तो सब्सिडी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हज बहुत सस्ता हो जाएगा। ये हज जो महंगा हुआ है, ये हज कमीशन ऑफ इंडिया के जितने लोग हैं उनकी कमीशन खोरी की बुनियाद पर, इसीलिए हज सब्सिडी हट जाना चाहिए। लेकिन मैं एक अलग से बात कहूँगा कि अगर मुसलमानों को हज पर सब्सिडी दिए जाने की वजह से सब्सिडी खत्म हो रही है जी, तो ये एक सेकुलर स्टेट है। हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, यहाँ के वासी सब सेकुलर हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर सब्सिडी देने से सरकार पर एक्स्ट्रा बोझ आता है, तो हर मजहबी अमल में जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो सारे सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा धार्मिक अमल अपना है। हमको अपनी कमाई से करनी चाहिए, अपने कमाई से सफ़र करना चाहिए। चलिए ठीक है। फिरोज जिलानी साहब, आप काफ़ी शायद कम उम्र में हज किए हैं, तो वहाँ पे आपने क्या क्या परेशानियों का सामना किया? मुझे लगता है कि अभी स्टूडियो में जितने हमारे साथी हैं, मौलाना साहब हैं जी, उनके कहने के बाद बहुत सारी बातें नहीं बचती हैं। डाटा भी लोगों ने रखा। मैं 2-3 बात शेयर करता हूँ। मैं 2013 में मैं हज की सफ़र पर गया। 2 साल पहले। तो खादिमुल हुज्जाज की बात हो रही है, तो खादिमुल हुज्जाज के नाम पर पूरे भारतवर्ष में जितने स्टेट से जाते हैं लोग, कारकुन जाते हैं, वो सरकारी सेवा से जुड़े होते हैं। उनकी जो चयन की प्रक्रिया होती है सबसे संदिग्ध है। चयन की प्रक्रिया ही सबसे बड़ी संदिग्ध मामला है। और वो इतने ट्रेंड भी नहीं होते हैं, या उनकी इतनी रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं होती है हज से मुतालिक कि वहाँ कुछ खिदमत अंजाम दे पाएँ। वो पहुँचने के बाद जिद्दा, और जिद्दा के बाद मक्का के बाद कहाँ लापता होते हैं, सिर्फ आपको उनकी आखिरी मुलाकात होती है आपसे वापस वतन लौटने के वक्त। एक मुद्दा हुआ। दूसरी सबसे वाइटल और ज्वलंत मुद्दा जो भी यहाँ पे है, सब्सिडी का। तो सब्सिडी का नाम पे जो खेल हो रहा है, मैं एक शब्द जोड़ता हूँ, घोटाला। घोटाला शब्द मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ये ब्रिटिश काल से ये चला आ रहा है। 1936 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को इस लंबी यात्रा में भेजने के लिए जो समुद्र का मार्ग था, जो पानी जहाज से हम लोग कहते हैं, जाते थे। आज़ाद भारत में नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री 1959 में उन्होंने इसको जारी रखा, एज यूजुअल जारी रखा। 1973 में हाजियों का एक बड़ा जत्था का जो जहाज है वो एक्सीडेंट होता है समुद्र मार्ग में, 39 या 40 लोग मारे जाते हैं। उसी समय सेकेंड ग्लोबलाइजेशन के दौर में उस समय ओपेक का गठन होता है, तेल उत्पादक देशों का, और तेल पर नियंत्रण किसका हो इसको लेकर के एक संगठन बनती है। उस संगठन ने पेट्रोलियम पदार्थों की दर तय किया। इससे पूरे वर्ल्ड में जो है जो क्रूड ऑयल का जो मामला था उसके वजह से ट्रांसपोर्टिंग पर भी इफेक्ट पड़ा। नतीजा ये है कि भारत सरकार ने इसको 1973 में रोक लगा दी, और रोक लगाने के बाद ये कह दिया कि दुर्घटना प्लस फेयर। तो उन्होंने कहा कि अब समुद्र मार्ग से ये यात्रा नहीं होगी, अब ये वायु मार्ग से होगी। तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इसको थोपा, भारत के मुसलमानों पर समुद्र मार्ग को रोक करके एयर मार्ग थोपा। इसके लिए इस्लाम में मार्ग कोई निर्धारण नहीं है, भारत सरकार ने मुसलमानों पर थोपा। नतीजा फिर उसने मुसलमानों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, मैं साफ करता हूं, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उसने सब्ज बाग दिखाया, नए शकल में, नई सब्सिडी के शकल में। बात सब्सिडी की क्या है कि जैसे आज हम देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल 50% तक छूट, अप टू 50%, 70%, 30%, ये सारे ऑफर्स होते हैं। जस्ट लाइक द सब्सिडी मैटर, इसी तरीके से कि जहां फेयर है 40,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल आप 65,000 ले रहे हो, मेरे पैसे कोई सब्सिडी की शक्ल में दिखा रहे हो कि मैं आपको 20,000 रियायत दे रहा हूं। भाई मेरे पैसा से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। भारत सरकार ना भारत के मुसलमानों पर एहसान कर रही है,
उड्डयन मंत्रालय, केंद्रीय हज कमेटी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ये तीनों के बड़े पदाधिकारी किरीम लोग जो हैं ये मिल करके बंदरबाट करें सब्सिडी की राशि। मुसलमान, मैं आपसे आप सभी से ये जानना चाहता हूँ, क्या मुसलमान जो है इस खेल को समझ नहीं पाए? क्या आखिर मामला कहाँ पे अटक रहा है, या फिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? मैं बताता हूं, एक्चुअल में इस पैसे का बंदरबाट होता आ रहा है और हो रहा है। ये पैसा बिल्कुल अनजान है, मासूम होते हैं जो हज में जाते हैं, तो किन लोगों के पास इनोसेंट पैसा होते हैं, उनको नहीं पता, या आम लोगों को भी नहीं पता। ये जो बेवकूफ बनाने का जो सिलसिला है जारी, ये बेवकूफ बनाते हैं पैसा। ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही ये रकम, बड़े बड़े जो अफसरान है उनके पास रहता है। पता नहीं है, तो कभी आप लोगों ने कोशिश की कि नहीं पता करनी चाहिए? नहीं, हमने नहीं कहा कि पता नहीं है, ये बंदरबाट है, ये इस रकम की करोड़ों रुपए का बंदरबाट है। फिर करोड़ों रुपए कहाँ जा रहा है ये पैसा? नहीं, वो सेंट्रल हज कमेटी जो है, देखिए सेंट्रल हज कमेटी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और एक मजहब के नाम पर एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कमेटी है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के भोले भाले मुसलमानों को मजहब की जज्बात के नाम पर लूटने के लिए गठन किया गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि वो लोग अपने एजेंट हर एरिया में छोड़े हुए हैं। स्टेट कमेटी है, क्या है वो एजेंट है इनके, वो एजेंट वो हैं जो देश के भोले भाले हाजियों को मजहब के नाम पे उनका पैसा कलेक्ट करने के लिए स्टेट हज कमेटी हर क्षेत्र में, हर तालुका में एक एक ये बनाती है, समन्वय समिति बनाती है, कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। वो कोऑर्डिनेटर के बारे में आप जानेंगे तो वो लोग घोटाला करते। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक मतलब रजिस्टर्ड कमेटी जिसको गवर्नमेंट का संरक्षण होता है, सपोर्ट रहता है, चाहे वो किसी का गवर्नमेंट हो, चाहे वो पिछले 60-50 सालों में कांग्रेस की रही हुई, अभी बीजेपी का, गवर्नमेंट का बैकअप है। बजाफ्ता ये लिखते हैं कि मैं विदेश मंत्रालय की वैधानिक संस्था हूँ और इस नाम पे इस देश के मुसलमानों को लूटा जा रहा है। अगर आप पिछले साल का मेरे पास आंकड़ा है, अगर मैं इसको बता दूं तो लगभग 10 अरब रुपया। एक आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूँ कि जब हाजी जो है वो हज पे जाने से पहले फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो क्या उसमें वो ऑप्शन होना चाहिए कि उनको सब्सिडी चाहिए या फिर नहीं चाहिए? क्या राय आप लोगों की? सब्सिडी तो सिरे से खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हाजी ये समझते हैं कि अगर 2 लाख मेरा लग रहा है तो वो ये समझ, जिनके पास पैसे नहीं है, नहीं वो ये समझ, माली हालत ठीक नहीं, वो किसी तरह जाते हैं और उनको चाहिए सब्सिडी, तब तो वो तो यही नहीं करें कि सब्सिडी आपको मैंने सिंपल बता कैलकुलेशन करके बताया। ये तो राय तो पता चल पाएगा ना कि आप कितने % लोग सब्सिडी असल में मिलती नहीं है। जैसे कि भी लोगों ने बताया ना भाई कि हमारे ही पैसे को हमको दे रहे हैं सब्सिडी, और आम मुसलमान चूंकि पूरे सिस्टम को समझता नहीं है, इसकी बारीकियों पर उसकी नजर नहीं, तो वो समझता है कि 2.5 लाख लगने की बुनियाद, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? 2.5 लाख लगने की वजह, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार जितने भी मुस्लिम संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो कम से कम लोगों के बीच जाएं और सरकार पर है इसकी जिम्मेदारी? ये अंजुमन इस्लामिया की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? ये कोई देखिए, ये कोई देखिए आवाज उठेगा तो कहीं ना कहीं बात तो दूर तक जाएगी। केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी, ये कोई नहीं, तो जिम्मेदारी है तो आवाज उठना चाहिए। कहाँ, मैंने तो आज तक रांची में नहीं देखा। इंतखाब भाई मैं बताऊं, यही आवाज उठाने के लिए मैंने सुषमा स्वराज को लेटर लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, सेंट्रल हज कमेटी, यहाँ हमने गवर्नर को लेटर दिया, सीएम को लेटर दिया। हमने चूंकि ये किसी जिला या स्टेट का मामला नहीं है, ये सेंट्रल का मामला है, तो आवाज तो उठी नहीं। जैसे आप ये काम कर रहे हैं, वैसे जो भी हाजी जा रहे हैं, जो कर चुके हैं, हज कर चुके हैं, हाँ, उनको वो अगर शामिल हो जाएं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट सेंट्रल हज कमेटी पे देखिए पड़ा है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि कल तक जो लोग सब्सिडी खत्म करने की बात होती थी तो मुसलमान जज्बाती हो जाते थे कि क्यों सब्सिडी खत्म किया जाएगा ये, लेकिन आज वही मुस्लिम, हमारे उलमा और आम मुस्लिम ये गर्व से कहते हैं कि सब्सिडी खत्म कर दो, समझ में आ रही है, सब्सिडी खत्म कर दो। वो एक मैं आपको बाइट सुनाता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं कमाल खान, उसके बाद मैं आपको शमशेर आलम जी का भी बाइट सुनाऊं। क्या राय है उनके इस पूरे मतलब सब्सिडी को लेकर, सुनिए जरा। हज पर जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग जाते हैं और इसको कंपनी से हायर, यानी कि इतना हमारे पास जहाज नहीं है भारत सरकार के पास, तो ये हम लोग हायर हमारी सरकार करती है, केंद्र सरकार, और उसी के हिसाब से जो कोटा होता है जितना में हायर करते हैं कि इसमें आमदनी और नुकसान का
कोई मामला नहीं है। एनडीए की सरकार जब थी, अटल जी थे प्रधानमंत्री, उसमें 24,000 रुपया सब्सिडी मिलता था, सिर्फ 10,000 जहाज का भाड़ा लगता था। और आगे जैसा निर्णय होगा, मुसलमानों का आग्रह होगा, सारे मुसलमानों का, हम किसी एक का नहीं कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो हम सियासत के नज़र से नहीं देखते। बुनियादी मसलों को मुसलमानों का हल करने का कभी भी कांग्रेस पार्टी हो या यूपीए सरकार नहीं किया। और उसी के हिसाब से हम हज पर भी जाने वाले लोगों को जो सब्सिडी मिलता है, हम वोट के नज़र से नहीं देखते हैं। वे सियासत के नज़र से नहीं देखते हैं, वोट के नज़र से नहीं देखते। कितना आप इनके बात से इत्तेफाक रखते हैं? सियासी मामला है, कहा ना वोट बैंक के लिए ही ये सब भी किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग आएंगे तो मैं आपको एक बात जो है वो ऊपर तक पहुंचाएंगे। और एक क्लियर बात बता दूं कि पहले ये 2009 तक ये मामला इतना नहीं तूल पकड़ा था। अब तूल इसलिए पकड़ गया है कि अब 45,000 प्लस, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है जी। 64,000 रुपये गवर्नमेंट कहती है कि मैं झारखंड के हज यात्रियों को 64,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन बिल्कुल गलत है। 45,000 से भी कम आपका कैलकुलेशन, $580 में जो बुकिंग किए जा रहे हैं चार्टर्ड फ्लाइट, उसके रुपए बनते हैं 39,000 रुपये, और 45,000 रुपये आप ले रहे हैं भाई। तो ये कहाँ है? ये 64,000 रुपये किस बात का? आप चार्टर्ड फ्लाइट, वैसे भी चार्टर्ड फ्लाइट बुक करेंगे तो और भी 45,000 से भी 39,000 से भी कम में हो जाएगा जी। तो ये बिल्कुल तो मैं वही कह रहा था कि इन्होंने कहा कि एहतजाज कीजिए, अगर आप करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग अगर आते हैं इसके खिलाफ, तो ये इनकी आवाज जो है वो ऊपर तक, ये आवाज उठी है और पहले से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए। देखिए, सबसे सबसे अहम बात यह है कि जो अभी आपके बाइट में भी आया, लोगों में है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि 10 साल तक धीरे धीरे इसको खत्म कर देना है। जाहिर है कि 2012 3 साल हो गए ना। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का यह फैसला हवा में नहीं है जी। उन्होंने जरूर इसकी बारीकियों तो को नहीं इसकी जजों ने इसकी बारीकी को और इसकी बेईमानी को और बैठे हुए लोगों के जेब में ये पैसा किस तरीके से चला जाता है, आवाम तक नहीं पहुंचता है। क्योंकि अवामी मफाद का ख्याल जितना सुप्रीम कोर्ट रखेगी, कोई नहीं रख सकती है। जाहिर है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के बात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है जी। नहीं, ये तो इसी वजह से ना कि वो लोग जो सब्सिडी के नाम पर पल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, जो हज कमेटी के नाम पर या हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम पर या हज से रिलेटेड जो सरकारी अफसरान हैं, कहीं ना कहीं ये पैसा उनके जेब में जाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। मैं इसको एक मिसाल देता हूं कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार कितनी स्कीम चलाती है, लेकिन सीधे साधे लोगों को सिलेंडर करा करके और उनका पैसा लिया जाता है और असल हकदार तक पैसा नहीं पहुंचता है। एक शमशेर आलम जी का जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका बाइट मैं सुनाता हूं आपको, उसके बाद एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस से आप लोगों के पास आऊंगा। एक छोटे से आपको पहले बाइट में सुना देता हूं। हम लोग का मानना है कि हज सब्सिडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा या लाभ हज यात्रा में नहीं मिल पाता है, क्योंकि हज के दौरान जिस तरह से हाजियों को रकम लगता है, उस हिसाब से अगर आप पहले अगर उम्रा वगैरह का अगर यात्रा करें तो उसका अगर पैसा है तो वो काफ़ी का अंतर नज़र आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि हज सब्सिडी से बहुत ज़्यादा हाजियों को लाभ नहीं है। सब्सिडी के मामले को बिल्कुल अगर जांच के क्रम में आता है इस तरह का मामला तो जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार पहले भी चाहती रही है कि जो सब्सिडी का रहा है, और हमारी सरकार यूपी वगैरह सब सब्सिडी को देते रही है, लेकिन जिस तरह से सब्सिडी का जो मामला है, कहीं ना कहीं हम लोग कांग्रेस पार्टी तो इसके फेवर में रहते ही है कि हाजियों को सब्सिडी मिलना चाहिए, पहले भी रही है। लेकिन जिस तरह सब्सिडी के पैसों का कहाँ उपयोग हो रहा है, ये भी जनता को बताना चाहिए, जनता जानना चाहिए। चलिए, हज सब्सिडी और सच में वक्त हो चला एक और ब्रेक का, फौरन हाजिर होता हूँ।
Costa Business School, offering PGDM and MBA with 100% placement assistance, performance-based scholarship, air-conditioned classrooms, Wi-Fi campus, library with e-learning facility, round-the-year seminar. For more information, log on to coastofgroup.ac.in. Join today. KBS InfoCity Road, Bhubaneswar. आर या पार, गर्म है बिहार, न मुद्दे में मादा, न कोई ललकार। नीतीश लगाएंगे हैट्रिक या बीजेपी के हाथ होगी पतवार। पल पल हर पल हम बताएंगे हर खबर का हाल। बोलेगा बिहार, सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। डरने सबसे डरने वाले हैं हम लोग। नेपाल का भूकंप उससे भी ज्यादा बड़ा भूकंप, कहने का मतलब सबका दीवार थरथराता है। हेवी ब्लास्टिंग करता है और आपका घर गिरे या कुछ हो उसको उसका चिंता नहीं। उसका इरादा है कि लोगों को धमकावे और जमीन खाली करें। हम लोगों को डरा धमकाया जा रहा है कि चार्जशीट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। हम लोग कुछ बोलेंगे तो किसी से डरवा देते हैं। बसडीहा गांव के लोग आज ईसीएल प्रबंधन के कोप का शिकार बन रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हज सब्सिडी और सच पे। इस बार गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल हज कमेटी ने एक जो हाजियों पे है वो एक जबरदस्ती का एक जो कहते हैं सुविधा के नाम पे एक मुसीबत दे दिया है। क्या है वो मुसीबत, देखिए। हाजियों को जहां इंतजाम को लेकर अनगिनत परेशानियों का सामना करना होता है, वहीं आर्थिक दृष्टि से भी उन पर बेजरूरी बोझ डाल दिए जाते हैं। जैसा कि हज 2015 के लिए हज कमेटी ने एक ऐसा अतार्किक फैसला लिया है, इस वजह से इसकी पारदर्शिता और ज्यादा संदिग्ध हो गई है। इस फैसले की वजह से दारुल उलूम देवबंद से लेकर बरेली मकतबे फिक्र के मदरसे अशरफुल उलूम तक ने हज कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये फैसला हज की एक महत्वपूर्ण रस्म कुर्बानी को लेकर है, जिसे मिना में कंकरी मारने के बाद अंजाम दिया जाता है। इसे अदा करने में हाजियों को धार्मिक दृष्टि से अधिकार हासिल है कि जिसने हज अफराद का एहराम बांधा है वो कुर्बानी नहीं दे, और जिसने तबत्तो का एहराम बांधा है अगर वो गरीब है तो कुर्बानी की जगह रोजे रख ले। ये एक मजहबी मसला है जिसका सही स्पष्टीकरण उलेमा करा सकते हैं, और इस संबंध में किसी प्रकार का फैसला हज कमेटी या कौंसुलेट के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। लेकिन पिछले दिनों हज कमेटी ने अपने इस फैसले से धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करके देवबंद से लेकर बरेलवी उलमा तक को अपना कड़ा विरोधी बना लिया। इस फैसले में हज कमेटी ने कहा है कि जो भी भारतीय नागरिक हज पर जाना चाहते हैं उनके लिए कुर्बानी की राशि हज कमेटी के खाते में जमा करानी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हज कमेटी के तहत हाजियों को हर कुर्बानी के लिए 469 रियाल के हिसाब से ये रकम जमा करनी होगी, और जो ऐसा नहीं करेंगे उनका पुष्टिकरण रद्द किया जा सकता है। पहले ही से पैसा यहाँ काट लिया गया कुर्बानी का 469, वो भी हम लोग इसके लिए, ये नहीं तो वहाँ बहुत सारी बैंक मौजूद है सऊदीया गवर्नमेंट के, या बहुत सारे लोग हमारे लोग हैं वहाँ पे, हम लोग वहाँ जाके मिल के आपस में लेके ही कुर्बानी कर सकते थे, वो भी एक बोझ जबरदस्ती कर लिए है। हज कमेटी ने हाजियों से पैसा कमाने के लिए एक और रास्ता तलाश कर लिया है, और वो है सूटकेस की उपलब्धता का रास्ता। विदेश मंत्रालय ने हज कमेटी से जाने वाले सभी हज यात्रियों के लिए निर्धारित वजन के मुताबिक 2 सूटकेस उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल हज कमेटी को दी गई है, और हज पर जाने वाले हर यात्रियों से 5100 रुपए वसूलने का फैसला किया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस सूटकेस की कीमत बाजार में मुश्किल से 1000 से 2000 रुपए तक है, उसकी कीमत हज कमेटी ने 5100 रुपए लगाई है। जाहिर है इस लूट पर कई राज्य हज कमेटियों ने विरोध किया। इस विरोध की वजह से सूटकेस की कीमत में कमी तो की गई, लेकिन हाजियों को मक्का पहुंचने के बाद जो 2100 रियाल दिए जाते थे, अब उन्हें 1500 रियाल ही हाथ खर्च के लिए दिए जाएंगे। बैग अपना वो खरीद चुके थे, उनके लिए तो बैग बेकार हो गया। तो जो पहले खरीद चुके कि जिस तरह हमेशा लोग जाते थे अपना बैग लेके जाते थे, इस बार जो पाबंदी डाली गई मेरे समझ से ऐसा नहीं होनी चाहिए। पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जो जैसा बैग ले जा रहा था अपनी तैयारी में वो लगा हुआ था,
उसको मौका देनी चाहिए। हज के लिए एक बोझ हो गया। उसको मौका ये देनी चाहिए कि ये तो बहुत मेहनत और मुशक्क़त के साथ अपने माने जुटाता है, पैसा जुटा करके अपनी हज की तैयारी करता है, उसके ऊपर ये बर्डन हो गया। हर घर में आजकल एक पर एक से एक बाजार में बैग आई हुई है। सब पहले से जाने से 6 महीना पहले ही से इंतजामात सब करके रखे हुए हैं एक पर। हाँ, ये है कि वो सरकार गवर्नमेंट हज कमेटी जो है वो एक्साइज ये कर देते कि इतना का इतना ही जाना है, इसके अलावा कोई बड़ी बैग या उससे बड़ा बैग हम लोग नहीं लेंगे। ये हम लोग मानने के तैयार थे, क्योंकि जहाज में जगह कम होती है, इसलिए वो उसके अपने फॉर्म में एक साइज उन लोग दे देते हैं, तो वही साइज का बैग को अलाउ होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोगों पर जो थोप दिया गया बैग, ये बिल्कुल ही कंडम वाली बात है। जाहिर है उन्हें मक्का पहुंचने के बाद सिर्फ 1500 रियाल ही दिए जाएंगे, जिसमें उन्हें अपने सभी खर्च पूरे करने होंगे। अगर वो खजूर, मुसल्ला और तस्बीह आदि खरीदना चाहेंगे तो उसी रकम में से खरीदना होगा। इस सिलसिले में ये बात कही जा रही है कि इस जबरन कानून में हज कमेटी का कहीं न कहीं आर्थिक फायदा है, और हो सकता है कि जिस कंपनी को सूटकेस बनाने का ठेका दिया जाता है उस कंपनी से सेंट्रल हज कमेटी को अच्छा खासा कमीशन मिल जाए। हालांकि हज कमेटी का गठन हाजियों की परेशानियों को दूर करने के लिए किया गया था, लेकिन मामला इसके बिल्कुल उलट दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। चलिए मुख्तार साहब, वक्त की कमी है, आपसे छोटा सा कमेंट चाहूंगा आप सभी से एक एक करके। ये सूटकेस का जो मामला है जी, इसको मरकजी हज कमेटी ने कमीशन खोरी का एक जरिया बना लिया है। बिल्कुल जिस तरह रिपोर्ट में अभी बताया ना आपके रिपोर्टर ने कि ये बाजार में अच्छे किस्म की चीजें मिल जाएंगी। अब तो उसमें शिकायत भी आने लगी कि अभी बहुत ही थर्ड क्लास की सूटकेस है, 5100 रुपए में, उससे कम रेट में अच्छे कंपनी के अच्छी क्वालिटी में सूटकेस मिल जाते हैं। बिल्कुल बोझ है ये, कमीशन खोरी का मामला। कुर्बानी पे भी जबरदस्ती थोपा गया है। बिल्कुल, कुर्बानी में बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे मसले हैं जहाँ पे कुर्बानी नहीं भी करते हैं लोग। हज किरान है, हज इफराद है, रोजा का कुछ यहाँ पे फास्टिंग करते हैं, रोजा रखते हैं, तो इसलिए ये भी थोपा गया है। 8200 रुपए की रकम काटी गई है। ठीक है, सरफराज अहमद साहब। देखिए, बैग पे तो मैं पहले कह चुका हूँ कि बैग बिल्कुल हाजियों पे एक जुल्म किया है सेंट्रल हज कमेटी ने बैग को देकर। और अभी जो वहां से रिपोर्ट आ रही है, जो हाजी पहले से दूसरे स्टेट से जा चुके हैं, जब प्लेन से उतारा जा रहा है तो उनके बैग टूट जा रहे हैं, फट जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने 2 कपड़ा लेके जाते हैं। और मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे हाजी होते हैं जो सिर्फ एक एयर बैग लेकर, आप समझिए कि किसी के यहाँ से 4 आदमी जा रहे हैं, तो क्या वो 8 बैग लेके जाएंगे? अब कोई लेडीज है, बीमार है, ट्रॉली पे जा रही है, उनका बैग कौन? एयर बैग होता है तो आदमी कंधे में 4-5 टांग सकता है, लेकिन ब्रीफकेस तो हर आदमी को अपना ठोना पड़ेगा। थी एक तरह का एक जुल्म किया। जहां तक कुर्बानी की आप बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि कुर्बानी के नाम पे 600 रियाल ले रहे हैं हम लोग जी। लेकिन जब इन्होंने 600 रियाल करके सारा रेट दे दिया कि 2,12,000 लगभग आ रहा है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं, कुर्बानी को 600 रियाल नहीं 469 रियाल लेंगे, तो फिर इन लोग 2100 रियाल की जगह 1500 रियाल क्यों दे रहे हैं? यही बात हमने आरटीआई के थ्रू उनसे मांगा, तो उन्होंने ये कहा कि जैसा गाइडलाइन आएगा उस हिसाब से पैसा लगेगा। इसमें भी एक बहुत बड़ा घपला, इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सरफराज अहमद साहब, तो माफ कीजिएगा, फिरोज जिलानी साहब, छोटा सा कमेंट। ब्रीफकेस पर तो बात आ गई है, मैं इस पर कर दूं कि इस ब्रीफकेस की खरीदारी में जिस कंपनी से खरीदी गई है 80 से 110 करोड़ के घोटाले का खेल हुआ है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे बहुत ज्यादा वेरिएशन। दूसरी बात, इस तरीके से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुसलमानों पर, यहाँ के गरीब मुसलमानों पर हज के नाम पर कुर्बानी और ब्रीफकेस को लादा है। मुझे लगता है कि इनकी निरंकुशी तानाशाही को अगर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम नहीं दिया, भारत के मुसलमान सरकार ने लगाम नहीं दिया, तो ये कल एहराम भी बोलेंगे कि मुझसे खरीदो। जी, मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब, कुर्बानी का जो मसला है वो जबरदस्ती थोपा गया, तो शरीयतन आप थोड़ा इस्लाम के और शरीयत के दायरे में देखिए, वो तो हज के जितने आमाल अरकान है वो आदमी के अपने इनफरादी इरादे और उसके अमल पर मुनहसर है। बिल्कुल, आप थोप नहीं सकते हैं कि आपको आज ही के दिन में न जाना है, मैंने किस दिन जाना है तय है, अरफा किस दिन जाना है तय है, मुजदलफा किस दिन जाना है तय है, हज ये ज़ियारत तवाफ़ ज़ियारत करना है किस दिन तय है। तो हज के मौके पर कुर्बानी हम कौन करेंगे, बड़ा जानवर करेंगे, छोटा जानवर करेंगे, ये हमारे ऊपर है, सरकार नहीं थोप सकती है। मेरा बस यही कहना है कि हाजियों की सहूलत के खिलाफ जो भी फैसले होते हैं, इसके खिलाफ अवामी तहरीक हर रियासत की हज कमेटी को करनी चाहिए। और जिस रियासत की हज कमेटी हाजियों के खिलाफ ली गई, हाजियों की सहूलत के खिलाफ जो फैसला होता है, अगर हज कमेटी उसके खिलाफ फैसला नहीं लेती है तो उस रियासती हज कमेटी के खिलाफ उस रियासत की तंजीमों को तहरीक चलाना चाहिए। नहीं तो आप जैसे कुर्बानी का जो मसला है,
वो वहाँ जो लोग जो है अपने से सामने रह के जो है कुर्बानी करवाते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना कुर्बानी हुआ कि नहीं हुआ, आप जो पैसा दिए कुर्बानी हुआ नहीं हुआ, ये कम से कम ये आपके हाथ में था, कम से कम ये आपको पता था कि कुर्बानी हो जाता था। पहले भी ऐसा सिस्टम था कि वहाँ बैंक में आप पैसा जमा कर देते थे, तो वो इख्तियारी था कि आप जमा भी कर सकते हैं और अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको तो इन्होंने जबरन थोप दिया है ना। इसकी मुखालफत तो सबसे पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया को करनी चाहिए थी भारत सरकार के जरिए से, और सऊदी हुकूमत को कहना चाहिए था कि जो पहले तरीका था वही राज रहे। तो कहीं न कहीं हाजियों के खिलाफ जो भी यानी परेशानी वाला कदम उठाया जाता है उसको दूर न करने में हज कमेटी कहीं न कहीं दोषी जरूर है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत सेंट्रल हज कमेटी में इतना करप्शन है कि 3 साल कबल वहां का जो एक अकाउंटेंट है 6 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया, ऑस्ट्रेलिया में रहा और वहां से आने के बाद भी उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। इतना करप्शन है सेंट्रल हज कमेटी। चलिए ठीक, तो फिर आप लोग आवाज उठाइए फिर। बिल्कुल, हमने तो खतों की दावत की, हमने आरटीआई मांगा है। आपके आरटीआई मांगने से नहीं होगा ना, आपको एहतजाज करना होगा। बिल्कुल करेंगे, वक्त आ रहा है और करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सब्सिडी की मांग के बगैर सरकारी सब्सिडी और इस बहाने से यात्रियों की जेब पर बोझ, आप सूटकेस जैसा चाहे ले ले, इस पर भी जबरदस्ती हज कमेटी का 5100 रुपए का सूटकेस का बोझ। जहां विकल्प है कुर्बानी करने का या ना करने का, यहां भी पहले ही रकम की अदायगी, यानी हर जगह सुविधाओं के नाम पर जेब खाली करने का बहाना। मुसलमान जागरूक हो रहे हैं, अदालत के 10 सालों में सब्सिडी खत्म करने का निर्देश दे दिया है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बेहतर बदलाव आएगा। शुक्रिया।